हमने आर्किटेक्चर ख़त्म कर लिया था। अब हम जो है पिन डायग्राम के बारे में पढ़ रहे थे कि पिन डायग्राम जो है 8086 का वो क्या कहता है और क्या होता है, कैसा होता है, ये सारी चीज़ें हम जो है इसकी पढ़ रहे थे। तो आपके सामने जो है 8086 का पिन डायग्राम दिख रहा है, पिन डायग्राम? यस मैम। ओके। यस मैम। तो मैंने इसमें कल आप लोगों को जो है कुछ पिन समझाई थी। कौन कौन सी पिन समझाई थी स्टूडेंट्स? मैम 120, 40, 90 एंड अप टिल 33 तक हो गया था हमारा मिनिमम मैक्सिमम जो थी। ओके, ठीक है। तो मैंने कल आप लोगों को जो पिन समझाए थे इसमें पिन 8086 मतलब 8086 हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो है उसमें हमने कल कुछ पिन्स के बारे में ऑलरेडी समझा था। एक 5 मिनट का रिवीजन लेते हुए फिर मैं आगे बढ़ूंगी जो बाकी की पिन्स हैं। तो उसमें जो हमने कल पढ़ा था बच्चों, हमने सबसे पहले तो ये पढ़ा था कि जो हमारा 8086 जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, ये सभी को पता है। उसके बाद इसमें 14 पिन्स होती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके डायग्राम में कि यहाँ पे आपका जो 8086 का पिन डायग्राम आपके स्क्रीन पे है, उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 40 पिन्स हैं। 1 से लेके 20 तक हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो पिन है वो दिखा रहा है और 21 से 40 तक जो है हमारा राइट हैंड साइड में दिखा रहा है। 8086 जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो इन मतलब रियल जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये भी मैंने कल आप लोगों को जो है वो समझाया था। इसमें 20 पिन्स एक साइड होती हैं और 20 पिन्स दूसरे साइड होती हैं। ऐसा ही सेम हमने जो है जब डीएसडी पढ़ा था तो हमने आईसीज को देखा था, जो लॉजिक गेट्स की आईसीज पढ़ी थी तब भी हमने देखा था कि वो ऐसी होती हैं, बट वो साइज में छोटी होती हैं। उनके जो पिन्स भी जो होते हैं वो छोटे होते हैं, मतलब कम होते हैं, नॉट छोटे, कम होते हैं। तो सिमिलरली ये भी जो है हमारा आईसी की तरह ही दिखता है। ये भी एक्चुअली चिप ही है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट ही है। तो यहाँ पे हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो है वो रियल लाइफ में कैसा दिखता है वो मैंने आपको बताया। और ये रही अब इसका 80 पिन डायग्राम, 8086 पिन डायग्राम जिसमें 40 पिन है, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले कल बता ही दिया था कि पिन नंबर 1 और पिन नंबर 20 जो है वो ग्राउंड के लिए वर्क करता है। तो ये सबको पता है कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करते हैं तो हमको उसको ग्राउंड करना पड़ता है। तो यहाँ पे ग्राउंड करने के लिए जो है वो हमारा पिन नंबर 1 एंड पिन नंबर 20 काम आएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है तो ऑब्वियसली उसको पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो जो पावर सप्लाई हम 8086 माइक्रो प्रोसेसर में देते हैं वो पिन नंबर 40 की से मिलती है उसको। पिन नंबर 40 आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में जो सबसे पहला पिन आपको जो सबसे ऊपर जो पिन दिख रहा है दैट इज पिन नंबर 40, ठीक है। पिन नंबर 40 में वीसीसी दिख रहा है यहाँ पे, या यूसीसी भी इसको कई लोग कहते हैं। इसमें अब हम पावर सप्लाई देते हैं तो पावर सप्लाई कितनी देते हैं, हम इसमें देते हैं 5 वोल्ट की पावर सप्लाई देते हैं, डीसी पावर सप्लाई देते हैं, ओके। उसके बाद क्या है कि हमारा 8086 जो होता है माइक्रो प्रोसेसर वो 2 मोड्स में काम करता है। एक होता है मैक्सिमम मोड और एक होता है मिनिमम मोड। तो इस मैक्सिमम मोड और मिनिमम मोड में आप लोगों को मैंने डिफरेंस बताया था। बताइए किसी को याद है मैक्सिमम मोड और मिनिमम मोड क्या होता है? मैम मैम मैक्सिमम मोड पे माइक्रो प्रोसेसर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की तरह वर्क करता है और मिनिमम मोड में जो माइक्रो प्रोसेसर है वो सिंगल प्रोसेसर सिस्टम की तरह वर्क करता है। वेरी गुड अमिका। मैंने कल आप लोग को ये बात भी समझाई थी कि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है इसमें हमारे 2 मोड्स होते हैं, मैक्सिमम मोड एंड मिनिमम मोड। मैक्सिमम मोड यानी जब हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो है वो मल्टीपर्पज प्रोसेसर की तरह वर्क करता है, यानी एक से ज़्यादा काम कर सकता है। और वहीं पे जो हमारा मिनिमम मोड है वो सिंगल प्रोसेसर की तरह वर्क करेगा, मतलब कोई एक सिंगल वर्क को परफॉर्म करेगा हमारा माइक्रो प्रोसेसर, ओके। अब आप जैसे कि यहाँ पे डायग्राम से देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पिन्स जो हैं उसके सामने जो है 2-2 नाम लिखे हुए हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे हमारा जो पिन नंबर 31 है, हमारा जो पिन नंबर 31 है और 24 है, 24 से लेकर 31 तक की जो पिन्स है उसके आगे 2-2 नाम लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल RQGT0 और उसके बाद में थोड़ा स्पेस देके होल्ड भी लिखा हुआ है। अब आप ऊपर ध्यान देंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम मोड और मिनिमम मोड भी बना हुआ है, ठीक है। तो आप इसका क्या मतलब होता है ये देखने से ही समझ में आ रहा है पिन डायग्राम को कि ये जो पिन्स हैं पिन नंबर 24 से लेकर 31 पिन्स जो हैं, ये जो पिन्स हैं वो मैक्सिमम मोड में इनका काम कुछ और रहेगा और मिनिमम मोड में जो है इनका काम कुछ और रहेगा। यानी ये जो पिन्स है वो मैक्सिमम मोड और मिनिमम मोड में दोनों मोड में वर्क कर सकती है, बट उस समय इनका जो वर्क करने का तरीका होगा, जो इनका वर्क करने का यूज जो होगा इनका, वो अलग अलग जगह पे हम इनको अलग अलग तरीके से हम इन पिन्स को यूज करेंगे, ओके। इसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया था
और हमने इसमें पढ़ा था कि हमारा जो इसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारा क्लॉक सिग्नल क्या होता है। क्लॉक सिग्नल आप देख सकते हैं पिन नंबर 19 लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो आपको दिख रहा है, लेफ्ट बिलो में आप देख सकते हैं पिन नंबर 19। पिन नंबर 19 के आगे लिखा हुआ है CLK, दैट इज क्लॉक सिग्नल। So we all know that when we have studied about the microprocessor definition, then we have studied that the microprocessor is a clock driven device. It means that we need to give the clock signals to a microprocessor to start. हम कोई भी ऑपरेशन कराने के लिए माइक्रोप्रोसेसर में क्लॉक सिग्नल को प्रोवाइड करते हैं। क्लॉक सिग्नल के हिसाब से ही जो है हमारा माइक्रोप्रोसेसर जो है वो वर्क करता है। ठीक है, सो पिन नंबर 19 जो है वो क्लॉक सिग्नल को देने के लिए काम आएगा। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारा 8086 माइक्रोप्रोसेसर होता है वो हमारा 3 अलग अलग ऑपरेटिंग रेंज में वर्क करता है। वन इज 5 मेगाहर्ट्ज, सेकंड इज 8 मेगाहर्ट्ज एंड थर्ड इज 10 मेगाहर्ट्ज। तो ये जो 5, 8 और 10 मेगाहर्ट्ज है, इसकी वजह से हमारा जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है उसके और भी वर्जन आते हैं, लाइक 8086-1, 8086-2 एंड सो ऑन। ओके, अब इसके बाद हमने बात करी थी ये जो आपको यहाँ पे हमारा बसेस दिख रही हैं, ओके अब आपको यहाँ पे जो है 16 से लेकर हमारा जो 1 तक का जो डेटा दिख रहा है ना, आपको ये 2 तक का जो पिन नंबर 2 से लेकर जो पिन नंबर 16 है हमारी, आप ये देख सकते हैं इसके आगे जो है AD0 से लेकर AD14 दिया हुआ है, और उसके अलावा पिन नंबर 39 में भी जो है हमारा AD15 दिया हुआ है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है AD जो है वो सभी पिन्स में कॉमन है, यानी ये जो पिन्स है वो सेम टर्मिनोलॉजी में वर्क करेंगे, यानी इनका काम जो होगा वो सेम होगा। तो A फॉर एड्रेस एंड D फॉर डेटा। मैंने इसमें आपको बताया था कि ये जो 16 पिन्स हैं वो एड्रेस बस और डेटा बस दोनों की तरह काम आएंगी। ये जो सिग्नल्स हैं यहाँ से एड्रेस और डेटा दोनों देंगे। और उसी के साथ साथ आप पिन नंबर 36, 35 से 38 तक देखेंगे तो उसमें भी हमारा दिया हुआ है A16, A17, A18 एंड A19। तो ये भी जो है ये हमारी एड्रेस बस है। इससे हमें समझ में आता है कि जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है उसमें टोटल 20 बिट का एड्रेस हम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी A0 से लेकर A19 तक की जो पिन्स हैं उस वो एड्रेस के लिए वर्क करेंगी। अब आप ये भी देख सकते हैं कि इन A0 से लेकर A19 की जो पिन है उसमें एड्रेस के अलावा भी कुछ चीजें दी हुई है, जैसे AD0, AD1, तो मतलब इसमें डेटा भी हम पुट कर सकते हैं। तो AD0 से लेकर AD15 में जो है ये जो पिन्स होती है हमारी एड्रेस के साथ साथ डेटा के लिए भी यूज होती हैं। और A16 से A19 की जो पिन्स है उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे S3, S4, S5, S6 लिखा हुआ है। तो ये जो S3, S4, S5, S6 है ये स्टेटस के लिए यूज होता है, यानी यहाँ पे हमारा माइक्रो प्रोसेसर का हम स्टेटस भी जो है वो सेव कर सकते हैं। ओके, सो इससे क्या समझ में आता है कि जो हमारी एड्रेस पिन्स हैं, जो 20 एड्रेस पिन्स हैं जिसमें हम 20 बिट एड्रेस को सेव कर सकते हैं, वो हमारे 2 वर्क के लिए काम आएंगी। जो 16 पिन्स हैं वो एड्रेस और डेटा को रखने के काम आएंगी, और जो बाकी की 4 पिन्स हैं दैट इज A16 टू A19, ये पिन्स जो है वो स्टेटस को रखने के भी काम आएंगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एड्रेस जो होता है वो पूरे समय काम नहीं आता है हमारे माइक्रो प्रोसेसर में। एड्रेस जो है वो कम समय में काम आता है, तभी तो हम उन पिन्स को दूसरे चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि मैम फिर एड्रेस कब काम आता है और बाकी जो हमने डेटा या स्टेटस की बात करी है तो वो कब हम यूज करते हैं, मतलब ये जो पिन्स हैं वो एड्रेस कब कैरी करती हैं और कब डेटा और स्टेटस को कैरी करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जब हमने 8086 का आर्किटेक्चर पढ़ा था तो आर्किटेक्चर पढ़ते समय हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि आर्किटेक्चर में सबसे पहले वो हमारा फिजिकल एड्रेस जो है, जो मतलब इंस्ट्रक्शन और डेटा का जो फिजिकल एड्रेस है उसको कैलकुलेट करता है। तो पहली क्लॉक साइकिल में क्या होगा, वो फिजिकल एड्रेस को कैलकुलेट करेगा, क्योंकि फिजिकल एड्रेस को जब उसको पता होगा तभी वो इंस्ट्रक्शंस को जाकर फेच कर सकता है या डेटा को जाकर फेच कर सकता है। तो सबसे पहली क्लॉक साइकिल में ही उसको एड्रेस को फेच करने की जरूरत होती है। इसका मतलब ये है कि जब हम माइक्रो प्रोसेसर को क्लॉक साइकिल देते हैं तो कुछ इस तरीके की क्लॉक साइकिल हमारी वहां पे दिखती है। आई हैव टॉट यू द क्लॉक साइकिल व्हेन आई हैव टॉट यू द DSD, दैट इज डिजिटल सिस्टम डिजाइन। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि क्लॉक सिग्नल क्या होता है। तो क्लॉक सिग्नल की जो पहला क्लॉक सिग्नल जो होता है उसमें एड्रेस की जरूरत पड़ती है, एड्रेस को फेच करने की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम सेगमेंट एड्रेस और जो आपका ऑफसेट एड्रेस है वो मैंने आपको बताया था। अगर आपने एड्रेस, सेगमेंट एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस के बारे में आपको नहीं पता है तो जो मेरा 8086 का आर्किटेक्चर वाला जो लेक्चर है आप उसको जरूर पढ़ें, मैं उसको जो है यूट्यूब में अपलोड कर दूंगी।
ठीक है, वो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था, दैट आई विल अपलोड इट, ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ओके, तो फिजिकल एड्रेस के लिए क्या हो गया हमारा, फिजिकल एड्रेस के लिए हमको ऑफसेट एड्रेस और सेगमेंट एड्रेस की जरूरत है। और फिजिकल एड्रेस हमारा सबसे पहली क्लॉक साइकिल में, जो ये हमारी पहली क्लॉक साइकिल है, यहाँ पे हमारा फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट होगा। तो पहला जो क्लॉक साइकिल है, तो हमारी जितनी भी ये एड्रेस बसेस हैं, दिस इज AD1 से लेकर AD14 तक एंड देन AD15 से लेकर A19 तक, ये 20 बिट एड्रेस को फर्स्ट क्लॉक साइकिल में रखेंगे। ठीक है, अब आपको एड्रेस मिल गया। एड्रेस मिलने के बाद सेकेंड क्लॉक साइकिल से क्या है, हमको एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ती है। इट इज एज सिंपल एज, अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से बताऊं कि अगर आप अपने किसी फ्रेंड के यहाँ पहली बार जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड छोड़ो, आप लोग मेरे घर पे ही पहली बार आ रहे हो, आपको मेरा घर नहीं पता है, तो क्या होगा, मैम आप प्लीज अपना एड्रेस बता दीजिए या लोकेशन बता दीजिए, तो मैं आपको अपना जो लोकेशन है वो व्हाट्सएप पे सेंड करूंगी, और आप मेरे घर अगर आएंगे तो एक बार मेरे घर पहुंच जाने के बाद भी क्या आप उस लोकेशन को सेव रखेंगे? नहीं ना, इन जनरल टाइम्स नहीं रखते हैं कोई, क्योंकि सबको एक बार घर का एड्रेस पता चल गया तो वो नेक्स्ट टाइम खुद आ सकते हैं। तो वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर को अगर एक बार एड्रेस पता चल चुका है, वो जाकर उस डेटा को फेच कर चुका है, तो दोबारा वो एड्रेस रखने का क्या फायदा है। इसलिए इन पिन्स को हम जो है भाई, अगर हम इन पिन्स को एड्रेस के साथ साथ किसी और चीज के लिए यूज नहीं करेंगे तो हमको नंबर ऑफ पिन ज्यादा लगेंगी, नंबर ऑफ पिन ज्यादा लगेंगी तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर का साइज बढ़ जाएगा। और एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हमें तो साइज को कम करना है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ही क्या है, हम तो सारे जो हमारे पेरिफेरल्स हैं, जो हमारे डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर हो चाहे टीवी हो, आज की डेट में हम उसको छोटे से छोटा करते जा रहे हैं। तो हमको माइक्रो प्रोसेसर का साइज नहीं बढ़ाना है, साइज बढ़ाने से कॉस्ट भी बढ़ती है। तो हमको इन पिन्स को, एक पिन को अगर हम एक से ज्यादा वर्क के लिए यूज कर सकते हैं तो हमें उसको वैसा ही करना है। तो यहाँ पे जो हमारी एड्रेस पिन है, क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट क्लॉक साइकिल में काम आएगी और फर्स्ट क्लॉक साइकिल में डेटा नहीं यूज होता है, इसलिए हमने इस एड्रेस पिन को एड्रेस के साथ साथ डेटा के लिए भी यूज किया है। इज दैट क्लियर अमिका, इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके, ठीक है। तो अब फर्स्ट क्लॉक साइकिल में इन पूरी 20 बिट जो 20 पिन्स है, इसमें 20 बिट एड्रेस जो है 8086 का रहेगा। अब आफ्टर फर्स्ट क्लॉक साइकिल क्या होगा, अब हमको डेटा मिलेगा। अब हमारे माइक्रो प्रोसेसर का स्टेटस आएगा कि वो माइक्रो प्रोसेसर किस स्टेटस में है। ठीक है, तो अब आफ्टर फर्स्ट क्लॉक साइकिल ये जो AD1 से लेकर AD15 है, इसमें डेटा सेव होगा। सिर्फ AD1 से AD15 में ही क्यों डेटा सेव होगा, क्योंकि 8086 जो है वो 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, तो ये एक बार में 16 बिट डेटा को ही हैंडल कर सकता है। तो यहाँ पे AD0 से लेकर AD15 टोटल 16 पिन्स में जो है हमारा 16 बिट डेटा रहेगा। और उसके अलावा जो हमारा ये A16 से 19 है, यानी अब हो गया हमारा S3 से S3, S4, S5, S6, इसमें हमारा माइक्रो प्रोसेसर का जो है वो स्टेटस रहेगा। ओके, इसके बाद जो है मैंने आपको एक चीज और भी समझाई थी कि जब मैंने आप लोगों को जनरल पर्पस रजिस्टर समझाया था, तब मैंने आपको बताया था कि जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं 16 बिट रजिस्टर्स हैं, पर हम उनको दो अलग अलग पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, 8 बिट के पार्ट्स में। तो 8 बिट के पार्ट्स में जैसे मैंने आपको बताया था कि एक जो रजिस्टर था हमारा, आपको याद होगा, अगर आपको आर्किटेक्चर वाला आपने देखा है मेरा लेक्चर, तो हमने जैसे यहाँ पे AX था और यहाँ पे था AH एंड AL, है ना। दो पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया था। AL वाज द लोअर बिट पार्ट एंड AH वाज द हायर बिट पार्ट। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो आपके पिन्स हैं, इसमें आपको 16 बिट पिन्स हैं, लेकिन ये जो 16 बिट पिन्स हैं इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज हायर ऑर्डर बिट एंड वन इज लोअर ऑर्डर बिट। तो जो लोअर ऑर्डर बिट है, यानी AD0 से लेकर AD7 तक जो है वो हमारा लोअर ऑर्डर बिट कहलाता है, और AD8 से लेकर जो हमारा AD16 है, मतलब AD15 है, वो हमारा क्या कहलाता है, हायर ऑर्डर बिट कहलाता है। मतलब 0 से 7 तक जो लोअर 8 बिट्स हैं उसको हम लोअर ऑर्डर बिट कहते हैं, और जो 8 से लेकर 15 तक जो हायर 8 बिट्स हैं डेटा के, उसको हम हायर ऑर्डर बिट कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? यस मैम। ओके, अब हमारी बात आती है कि ये हायर ऑर्डर बिट और लोअर ऑर्डर बिट में कौन सी बिट्स में डेटा है, ये कैसे पता चलेगा कि भाई अब हमारे यहाँ 8 बिट में डेटा में काम अगर हो रहा है तो कौन सी बिट जो है वो इनेबल है। तो अगर हायर डेटा बिट, ऑब्वियसली अगर हम लोअर ऑर्डर बिट में अगर हम इनिशियली काम कर रहे हैं, डेटा आ रहा है, तो डेटा आ रहा है तो इनिशियली अगर 8 बिट डेटा आएगा तो वो लोअर ऑर्डर बिट को ही लेगा। तो हायर ऑर्डर बिट जब है वो हमारी जब इनेबल होगी, तो ये जो हमारा पिन नंबर 34 है, पिन नंबर 34 के आगे आप देख रहे हैं BHE लिखा हुआ है। दैट BHE मीन्स that BHE stands for bus high enable। ठीक है, this stands for bus high enable।
तो इसका मतलब ये होता है कि जब हमारे हायर ऑर्डर बिट्स यानी हायर ऑर्डर डेटा बसेस जो हैं मतलब AD 8 से लेकर AD 15 तक, जब ये हमारे इनेबल्ड होंगे, जब इसमें एक डेटा का ट्रांसफर हो रहा होगा, तब हमारा ये बस हाई इनेबल जो है वो लो होगा। लो होगा क्यों होगा? क्योंकि मैंने ये बात भी कल आपको समझाई थी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सी ऐसी पिन्स हैं जिसके ऊपर बार लगा हुआ है ना। और हमें अगर याद होगा डिजिटल सिस्टम डिजाइन में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी हमारा एक वेरिएबल है, कोई भी हमारा एक वेरिएबल है और उसके ऊपर अगर एक बार लगा है मतलब वो उसका कॉम्प्लीमेंट है। मतलब क्या हुआ कि अगर a की वैल्यू, जो मैंने आपको स्क्रीन में अभी a बार लिखा हुआ है, तो अगर a की वैल्यू 0 है तो a बार 1 होगा, और a की वैल्यू अगर 1 है तो a बार जो है वो 0 होगा, मतलब उसका एकदम कॉम्प्लीमेंट होगा, उसका एकदम उल्टा होगा। तो सिमिलरली अगर हमारे 34 पिन को हमें अगर हाई रखना है तो जो BHE है, जो BHE सिग्नल है, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होगी, तभी BHE बार जो है वो 1 हो जाएगा और हमारा 34 पिन जो है 34th नंबर का जो पिन है वो हाई कहलाएगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। Okay, so pin number 34, that is BHE bar, that is bus high enable, it is used to indicate the transfer of data using data bus D8 to D15. D8 to D15 are the higher order data buses. Okay, this signal is low during first clock cycle. फर्स्ट क्लॉक साइकिल में लो क्यों रहेगा? क्योंकि फर्स्ट क्लॉक साइकिल में तो हमारा ये जो D से 8 से लेकर D15 की जो पिन्स है वो तो एड्रेस को कैरी कर रही है, ये डेटा कैरी कर ही नहीं रही है। तो फर्स्ट क्लॉक साइकिल में तो ये कंपल्सरली जो है वो ये पूरा सिग्नल जो है वो लो होगा, यानी BHE क्या होगा? हाई होगा, और उसके बाद ये पूरा जो सिग्नल है जो 34th पिन है हमारी, वो हमारी हाई रहेगी। ओके, उसके बाद आप पिन नंबर 32 को देखेंगे। पिन नंबर 32 के ऊपर लिखा, उसके बाद आगे लिखा हुआ है RD बार। ठीक है, ये जो पिन नंबर 32 है RD बार, RD स्टैंड्स फॉर रीड। मतलब क्या है कि जब हमारा जो प्रोसेसर है, जो माइक्रो प्रोसेसर है, जब वो रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा तब ये जो हमारी पिन है वो एक्टिव हो जाएगी। और आप इस पिन में भी देख रहे हैं कि इसके ऊपर RD के ऊपर बार बना हुआ है, यानी ये भी जो है वो एक्टिव लो सिग्नल है। एक्टिव लो सिग्नल का क्या मतलब होता है कि जब RD की वैल्यू 0 होगी तब ये सिग्नल जो है वो 1 देगा, यानी तब ये सिग्नल एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो जिस भी सिग्नल में, जिस भी पिन्स में अगर ऊपर बार लगा हुआ है, दो पिन्स आर कॉल्ड एज, दो सिग्नल्स आर कॉल्ड एज एक्टिव लो सिग्नल्स, और जिन भी पिन में जो है वो ऊपर बार नहीं लगा है दैट आर कॉल्ड एज एक्टिव हाई सिग्नल। ठीक है, तो एक्टिव लो सिग्नल का क्या मतलब होता है कि अगर RD 0 है तब उस सिग्नल, जो वो सिग्नल है वो एक्टिव कहलाएगा। तो जो हमारा पिन नंबर 32 है, जब हमारा माइक्रो प्रोसेसर रीड ऑपरेशन कर रहा होगा तब वो एक्टिव होगा, यानी RD की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ओके, उसके बाद जो है हमने रेडी पिन पढ़ा था। रेडी पिन आप देख सकते हैं, रेडी पिन इज पिन नंबर 22। ठीक है, रेडी पिन में हमने पढ़ा था कि हमारे जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जिनको हम पेरिफेरल्स भी बुलाते हैं। पेरिफेरल्स यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल हमारे हो गए कीबोर्ड जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस है, माउस जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस है, और अगर हम आउटपुट डिवाइस की बात करें तो हमारा मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर जो है वो हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो कई बार क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो तो थोड़ा फास्ट वर्क कर जाता है और हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में काम चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ प्रिंट करना हो आपके सिस्टम से, आप क्या करते हो? आप तो धड़ाधड़ प्रिंट दे देते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला, PDF खोला, या इंटरनेट से कुछ निकालना है वो हमने खोला और हमने प्रिंट पे प्रिंट देते गए। लेकिन हमारा आउटपुट डिवाइस तो उतना फास्ट नहीं है ना। हमारा प्रिंटर जो है वो भाई आपका जब तक एक पेज प्रिंट नहीं हो जाएगा तब तक तो सेकंड पेज प्रिंट नहीं कर सकता। और कई बार आपको प्रिंट ऑप्शन देने में तो टाइम नहीं लगता है, वो तो 40 पेजेस भी एक साथ एक कमांड में दे देगा प्रिंट के लिए। बट प्रिंटर को प्रिंट करने में तो 40 पेजेस प्रिंट करने में टाइम लगेगा ना। तो वही बात है कि प्रिंटर जो है अगर वो एक काम कर रहा है तो दूसरा काम करने से पहले वो उसको बोलेगा ना माइक्रो प्रोसेसर को, कि CPU को आपके, कि भाई रुक जाओ अभी मैं दूसरा काम कर रहा हूँ, जब मेरा ये काम खत्म हो जाएगा देन आई विल डू इट। तो वो जो सिग्नल है जो प्रिंटर आपको भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट सिग्नल कि यस आई एम रेडी टू डू योर नेक्स्ट वर्क, वो एक्नॉलेजमेंट सिग्नल को हम रेडी सिग्नल बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को इस रेडी सिग्नल के थ्रू पता चलता है कि जो उसके पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जो उसके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो रेडी हैं या नहीं दूसरे काम के लिए। सो दिस पिन नंबर 32, that is ready signal, is used by the peripheral devices. Microprocessor use it to know that whether the input output devices are ready or not. अगर वो ये डिवाइस, ये जो रेडी सिग्नल है वो अगर एक्टिव है तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर समझ जाता है कि वो रेडी है काम करने के लिए। और अगर ये जो हमारा रेडी सिग्नल है वो 0 है यानी ये इनएक्टिव है, तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर समझ जाता है कि उसको वेट करने की जरूरत है, अभी वो जो है नेक्स्ट काम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से नहीं करवा सकता। ओके,
देन कम्स अवर INTR, पिन नंबर 18, आप यहाँ देख सकते हैं INTR, दिस INTR स्टैंड्स फॉर इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल, इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल पिन नंबर 18। अब आपको यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ तो भी इंटरप्शन की बात हो रही है, यानी हमारे माइक्रो प्रोसेसर जो भी काम कर रहा है उसमें कुछ इंटरप्शन आने वाला है। तो क्या होता है, जब भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आपको याद होगा मैंने आप लोगों को जब आर्किटेक्चर पढ़ाया था तो उसमें हमने 6 बाइट का क्यू पढ़ाया था इंस्ट्रक्शन में, कि यानी हमारा 6 बाइट का क्यू रहता है और उसके बाद एक एक करके जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूशन के लिए जाता है। तो अब जब हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो आपको पता है कि वो भी एक क्लॉक साइकिल में जो है वो हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जब उसकी लास्ट क्लॉक साइकिल चल रही होती है, एक सेकेंड, जो इसी वाला है ना, उसमें अपने इस वाले लेक्चर्स की लिंक डाल दी थी शायद। ओके, सो INTR है ना, हम INTR के बारे में पढ़ रहे थे, दैट इज इंटरप्ट रिक्वेस्ट सिग्नल। तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ तो भी इंटरप्शन की बात हो रही है, यानी ये जब भी सिग्नल ऑन होगा तो हमारा जो पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर है उसमें इंटरप्शन हो सकता है। तो इट इज अ सैंपल ड्यूरिंग द लास्ट क्लॉक साइकिल ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन। मतलब क्या होता है कि जब भी हमारा कोई भी एक इंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा हो, कोई भी हमारा एक इंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसकी जो लास्ट क्लॉक साइकिल है, लास्ट क्लॉक साइकिल में जाकर माइक्रो प्रोसेसर है वो ये चेक करता है कि ये जो हमारा INTR जो पिन है उस वो कहीं पे हमारा एक्टिव तो नहीं हो गया है। अगर एक्टिव हो गया है मतलब उसको अब इंटरप्ट हो जाना, मतलब अब उसको स्टॉप हो जाना है, आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। बट फिर भी देयर आर केसेस कि हो सकता है कि उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर को कोई बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करना हो या कुछ एक अर्जेंट वाला वो हो कि नहीं ये वाला तो जो ऑपरेशन है वो करना ही पड़ेगा, तब वो इस इंटरप्ट सिग्नल को जो है वो इग्नोर कर सकता है, ठीक है। बट अगर हम बात करें कि नहीं हमको तो ऐसा कुछ करना हो कि ऐसा कुछ पर्टिकुलर हमारा जो एक्सेप्शन है वो कुछ इतना ज़्यादा बड़ा हो जाए कि हमको हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर उसको रोकना ही है, उस केस में जो है हमारा NMI जो हमारी 17 नंबर की पिन है वो काम आती है। तो NMI जो है हमारी पिन कौन सी है, NMI मीन्स नॉन मास्केबल इंटरप्ट। नॉन मास्केबल इंटरप्ट यानी पिन नंबर 17, इट मीन्स दैट कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर है उसको अब इंटरप्ट होना ही पड़ेगा, उसको स्टॉप होना ही पड़ेगा। ये जो नॉन मास्केबल इंटरप्ट है उसका मतलब ये है कि अगर ये वाली पिन हाई है मतलब इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इन एनी केस वॉट एवर वर्क इट इज डूइंग इट हैज टू स्टॉप, ठीक है, ये वाली बात है। देन इट कम्स टेस्ट सिग्नल। तो जो टेस्ट सिग्नल होता है, टेस्ट सिग्नल इज नथिंग बट लाइक वेट। जैसे अभी हमने रेडी पढ़ा था तो रेडी के जैसा ही एक वेट सिग्नल होता है हमारा। दिस इज अ एक्टिव लो सिग्नल। आप देख सकते हैं कि टेस्ट सिग्नल के ऊपर बार बना हुआ है, तो दिस इज अ एक्टिव लो सिग्नल। सो इट इज लाइक वेट स्टेट। व्हेन दिस सिग्नल इज हाई देन द माइक्रोप्रोसेसर हैज टू वेट फॉर एन आइडियल स्टेट, ठीक है, उसको वेट करना पड़ता है फॉर आइडियल स्टेट, जब तक फिर बाकी सारे हमारे डिवाइसेस हैं वो रेडी हो जाते हैं, तब ये जो है टेस्ट सिग्नल जो है वो लो हो जाता है और फिर माइक्रो प्रोसेसर समझ जाता है कि चलो अब आई कैन स्टार्ट माई वर्क अगेन। ओके, देन हमारी बात आती है पिन नंबर 33, दैट इज मिनिमम मैक्सिमम सिग्नल। तो यहाँ पे जो MN MX सिग्नल है उसमें भी आप देख सकते हैं MX के ऊपर बार है, क्योंकि एक्चुअली मैंने आपको जैसे कि बताया कि 8086 जो है वो हमारे 2 मोड्स में वर्क कर सकता है, इधर मैक्सिमम मोड एंड मिनिमम मोड। तो इस मैक्सिमम मोड और मिनिमम मोड को तो हमको बताना पड़ेगा ना कि हमारा मतलब जो हमारा पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर है उस पर्टिकुलर समय में किस मोड में वर्क कर रहा है। इस किस मोड में वर्क करने के लिए उस माइक्रो प्रोसेसर को भी तो सिग्नल मिलना चाहिए कि उसको किस मोड में वर्क करना है। तो उसके लिए जो है हमारा पिन नंबर 33 जो है वो माइक्रो प्रोसेसर को बताता है कि अभी उसको किस मोड में वर्क करना है। अगर वो ये वाला जो हमारा पिन है वो हाई है, मिनिमम मोड अगर हाई है वो ये पिन, तो ये मिनिमम मोड में काम करता है, और लो है अगर तो ये मैक्सिमम मोड में काम करता है। और इसीलिए मैक्सिमम के ऊपर बार लगा हुआ है, बिकॉज जब ये लो होगा तब मैक्सिमम हमारा हाई होगा, मतलब तब वो मैक्सिमम में जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम के लिए ये एक्टिव लो सिग्नल है और मिनिमम के लिए एक्टिव हाई सिग्नल है, इसलिए हम इसको मिनिमम के ऊपर बार नहीं है और MX के ऊपर जो है वो बार है। ओके, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है दैट इज INTA। INTA जो है वो हमारा पिन नंबर 24 में है। ये देखेंगे आप, ये सिर्फ मिनिमम मोड के लिए हो रहा है,
ये जो हमारा INTA है, आप देख सकते हैं INTA बार, ये हमारा मिनिमम मोड के नीचे लिखा हुआ है। मतलब ये हुआ कि जब हमारा 8086 माइक्रो प्रोसेसर मिनिमम मोड में वर्क करेगा, तब सिर्फ तभी INTA सिग्नल जो है वो, मतलब जो हमारा पिन नंबर 24 है वो INTA की तरह वर्क करेगा। तो दैट मीन्स इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। सो माइक्रो प्रोसेसर सेंड दिस सिग्नल व्हेनेवर इट एक्नॉलेज एन इंटरप्ट। तो मतलब क्या होता है कि अब उसको इंटरप्शन दिया हमने, पिन नंबर 18 से पिन नंबर 17 से हम उसको इंटरप्शन दे रहे हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर भी ये बताता है कि भाई मुझे इंटरप्शन मिला है। मे बी पिन नंबर 17 और 18 के अलावा कुछ हमारी प्रोग्रामिंग हो जिसकी वजह से उसमें इंटरप्शन हुआ हो, तो वो शो करता है कि मैं इंटरप्ट हुआ हूँ, मुझे रोक दिया गया है। जैसे आपका प्रिंटर होता है, प्रिंटर में हम प्रिंट करते रहते हैं, कभी उसमें कुछ एरर आती है तो एक रेड कलर की लाइट जलाने लगता है ना, इंस्टेड ऑफ ग्रीन लाइट इट स्टार्ट्स ब्लिंकिंग द रेड लाइट, जिससे हमको समझ में आता है कि हमारा प्रिंटिंग का ऑपरेशन जो है वो क्या कहते हैं, रुक गया है, उसको कुछ तरीके की प्रॉब्लम आई है। तो सिमिलरली माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे अपने आप को शो करने के लिए कि मुझे इंटरप्ट कर दिया गया है, पिन नंबर 24 काम आता है। उसके बाद आता है हमारा ALE जो है पिन नंबर 25, that is address latch enable. So this is in pin number 25, a positive pulse is generated every time the processor begins an operation. तो क्या होता है कि जब भी हमारा प्रोसेसर कोई नया ऑपरेशन स्टार्ट करता है तो उसकी एक पॉजिटिव पल्स जनरेट होती है। So this pin indicates that valid address is available on the address or data bus. तो क्या होता है कि हमारा जो एड्रेस और डेटा बस जो है उसमें हमारा जब भी नई क्लॉक साइकिल स्टार्ट होगी तो वो एड्रेस फेच करेगा। तो ये जो हमारा कोई नया ऑपरेशन होगा उसमें पहली क्लॉक साइकिल आएगी, वो एड्रेस फेच करेगा। तो ये जो हमारा एड्रेस लैच इनेबल जो है, ये जो हमारा पिन है, वो ये बताता है कि जो उसको एड्रेस मिला है वो सही है, वो वैलिड एड्रेस है और वो अब जो है वो जाके फेच कर लेगा। तो मतलब पहली क्लॉक साइकिल के बाद ALE जो है वो ये शो करेगा कि जो एड्रेस है वो सही है या नहीं है, और उसके बाद ही जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो आगे बढ़ेगा। अगर वैलिड एड्रेस होगा तभी वो क्लॉक साइकिल सेकंड में काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज हमारा डेटा इनेबल। आप उसके ऊपर देख सकते हैं पिन नंबर 26 डेटा इनेबल DEN। ये था हमारा एड्रेस लैच इनेबल और उसके ऊपर है हमारा DEN, दिस इज डेटा इनेबल। एक सेकेंड ना, ठीक है। सो ये था। अब उसके बाद क्या है अपना डेटा, हाँ डेटा इनेबल। डेटा इनेबल से भी हमें समझ में आ रहा है कि इट इज यूज टू इनेबल ट्रांस रिसीवर। अब क्या होता है, आपको पता है कि 8086 में अब भाई हमारा डेटा इधर से उधर हो रहा है तो कुछ ना कुछ ट्रांसमीटर होता होगा, कुछ ना कुछ रिसीवर भी होता होगा। मतलब कोई ट्रांसमिट करने के लिए भी हमारा डिवाइस है, रिसीव करने के लिए भी हमारा डिवाइस है। तो 8086 ट्रांस रिसीवर जो यूज करता है उसको हम बोलते हैं 8286 ट्रांस रिसीवर यूज करता है 8086 जो है हमारा। तो जब हमारा ट्रांस रिसीवर इनेबल्ड होता है, मतलब जब हमारा डेटा का ट्रांसफर जो है वो चल रहा होता है, तब ये वाली जो पिन है हमारी दैट इज डेटा इनेबल पिन वो हाई होती है। ठीक है, so it is used to enable the trans receiver 8286 and it is used to transfer or receive the data. Trans receiver separate the data from address and database. ठीक है, तो आज हमने फिर ये वाला भी जो है हमारा डेन ये भी कंप्लीट किया। उसके बाद हमारा होता है DTR। उसी के ऊपर आप देख सकते हैं डेटा इनेबल के ऊपर जो हमारी पिन है दैट इज DTR, पिन नंबर 27। ये देखिए DTR, what is this DTR? DT means data transmit, R means receive। तो यानी एक समय में या तो डेटा ट्रांसमिट हो रहा होगा या तो रिसीव हो रहा होगा। सो इट इंडिकेट्स द फ्लो ऑफ डेटा, कि फ्लो आखिर हमारा जो डेटा है वो ट्रांसमिट हो रहा है या रिसीव हो रहा है। तो डेटा इनेबल यानी जो ये ट्रांस रिसीवर है उसको इनेबल करना है ना, वो पिन जो है वो ट्रांस रिसीवर को इनेबल करने के काम आती है कि भैया मैंने आपको इनेबल कर दिया, नाउ यू कैन स्टार्ट द ट्रांसफर और रिसीविंग ऑफ द डेटा। बट ये जो हमारी पिन नंबर 27 है DT एंड R बार, दैट शोज कि डेटा ट्रांसमिट करना है या रिसीव करना है, क्योंकि एक समय में या तो हम डेटा ट्रांसमिट कर पा रहे होंगे या तो रिसीव कर पा रहे होंगे। सो इट इंडिकेट्स द फ्लो ऑफ डेटा। ठीक है, हाई का मतलब होता है कि डेटा ट्रांसमिट हो रहा है और लो का मतलब होता है कि ये डेटा जो है वो रिसीव कर रहा है। और इसी की वजह से जो
रिसीव वाला है जो dt के बाद r है, उस r के ऊपर बार लगा हुआ है। वाई? बिकॉज r बार इज द एक्टिव लो सिग्नल, यानी जब हमारा dt ये जो हमारी पिन है वो लो रहेगी, मतलब वो रिसीव कर रही है। ठीक है, गॉट इट? इतना समझ में आया तुम लोगों को? बताओ। यस मैम। है ना? अब इससे ज्यादा अभी आज पढ़ाऊंगी तो तुम लोगों के सर के ऊपर से जाएंगी चीजें, और वैसे भी टाइम भी जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो अब हमारा बचा क्या क्या है अपन वो देखते हैं, ठीक है, जो मैं नेक्स्ट अपने उसमें लेक्चर में ले लूंगी। क्या क्या बचा हुआ है हमारा? एक तो ये वाला पार्ट बचा हुआ है हमारा, पूरा होल्ड से लेकर मेमोरी इनपुट आउटपुट तक, है ना? और क्या बचा हुआ है हमारा? इसी के ऑब्वियसली इस तरफ वाला डेटा हमारा ये वाले बचे हुए हैं कि RQ GT नॉट, RQ GT1 लॉक, ये सब किस काम आते हैं? ये सारी चीजें बची हुई है ना? QS1 QS नॉट, ये जो है हमारा, ये सारी तो सिर्फ थोड़े से ही हमारे पिन्स बचे हुए हैं, जिसको मैं शॉर्ट में आपको अभी बता देती हूँ। दिस MIO बार जो है हमारा, दैट इज मेमोरी और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बार। तो इसका मतलब सिंपली ये है कि कब हमारा मेमोरी का काम चल रहा है और कब हमारा इनपुट आउटपुट का काम चल रहा है, ये वो शो करता है। उसके बाद जो उसके ऊपर आपको WR बार दिख रहा है, तो जैसे हमने RD बार पढ़ा है, ये पढ़ा है, दिस इज फॉर रीड, तो WR बार जो है दैट इज फॉर राइट। ठीक है, काम सेम है। जब रीड ऑपरेशन कर रहा होता है माइक्रो प्रोसेसर, तब रीड वाली हमारी जो पिन है वो हाई होती है, मतलब उसकी वो एक्टिव होती है। और सिमिलरली जब हमारा माइक्रो प्रोसेसर राइट कर रहा होता है, तो जो ये WR वाली हमारी पिन है वो एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद आप उसके ऊपर देख रहे हैं कि हमारे दो सिग्नल हैं, एक है HLDA और एक है होल्ड। ठीक है, तो जो होल्ड है, होल्ड जो होता है वो बताने के लिए होता है कि इट इज अ रिक्वेस्ट गिवन बाय द अदर प्रोसेसर्स। अब कई बार क्या होता है, हमारे माइक्रो प्रोसेसर में कई माइक्रो प्रोसेसर जो है या कई अलग अलग डिवाइसेस जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो होल्ड है, इट इज अ रिक्वेस्ट गिवन बाय अदर प्रोसेसर्स टू 8086, मतलब इस पर्टिकुलर प्रोसेसर को जब दूसरे प्रोसेसर रिक्वेस्ट देते हैं कि भैया थोड़ा सा रुक जाओ, दे वांट कंट्रोल ऑफ 8086, मतलब होल्ड इन द सेंस कि 8086 में होल्ड दूसरा माइक्रो प्रोसेसर करना चाहता है। इन शॉर्ट 8086 को दूसरा माइक्रो प्रोसेसर यूज करना चाहता है, उसके जो पिन्स हैं, तब ये जो है वो होल्ड का जो रिक्वेस्ट है वो दूसरे माइक्रो प्रोसेसर देते हैं। और वहीं पे आप उसके नीचे जो देख रहे हैं HLDA, दैट इज होल्ड एक्नॉलेजमेंट, तो इंडिकेट्स दैट कि मतलब ये जो है हमारा होल्ड सिग्नल है, होल्ड सिग्नल जो है वो किसी और माइक्रो प्रोसेसर ने दिया कि भाई मुझे तुम पे होल्ड चाहिए, मुझे कमांड चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, अभी मीट में, गूगल मीट में हम काम कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बीइंग होस्ट मैंने कंट्रोल पूरा अपने ऊपर रखा हुआ है, बट फिर समटाइम्स बच्चे जो है वो बोलना चाहते हैं, लेकिन वो अपना माइक जो है वो ऑन नहीं कर सकते बिकॉज मैंने उसको कंट्रोल कर रखा है। तो यू विल रेज योर हैंड, यू विल रेज योर हैंड एंड यू विल मैसेज मी कि मैम प्लीज अनम्यूट मी और अलाउ मी टू अनम्यूट माई सेल्फ। तो उस समय क्या है, आपने मुझे एक रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे अनम्यूट करने के लिए अलाउ करो। ठीक है, तो वो क्या है, वो होल्ड सिग्नल है, आपने जो मुझे भेजा। अब उसके बाद जब आप हाथ रेज करते हो तो मेरे यहाँ पे स्क्रीन में ब्लिंक करने लग जाता है हैंड ऐसे करके। तो वो जो ब्लिंकिंग हो रही है वो मतलब वो ब्लिंकिंग क्या बता रही है कि आपको एक होल्ड सिग्नल मिला है। तो वो जो ब्लिंकिंग है दैट इज HLDA। ये जो होल्ड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल है, मतलब वो आपको बताना चाह रहा है कि कोई दूसरे प्रोसेसर ने आपसे बोला है कि मैं आपके ऊपर कंट्रोल लेना चाह रहा हूँ। क्लियर है ये बात? यस मैम। ओके। उसके बाद आप देख रहे हो बच्चों, ये QS नॉट और QS1, ये जो दोनों हैं, ये है क्यू स्टेटस सिग्नल। तो जैसे कि आपको पता है कि प्री फेचिंग क्यू होती है हमारी 8086 के आर्किटेक्चर में, हमने पढ़ा था 6 बाइट की प्री फेचिंग क्यू होती है। सो वी नो दैट प्री फेचिंग 6 बाइट इंस्ट्रक्शंस, वी कैन प्री फेच द 6 बाइट इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम। ठीक है, और अब इसमें जो है कि इट प्रोवाइड द स्टेटस ऑफ द इंस्ट्रक्शन क्यू, है ना? यानी ये कि उसमें ऑपरेशन नहीं है अब करने को, खत्म हो चुके हैं ऑपरेशन, या वन फर्स्ट बाइट ऑफ द ऑपकोड क्यू में है, या एम्प्टी हो गई है क्यू, या सब्सिक्वेंट बाइट फ्रॉम द क्यू, मतलब कोई भी दूसरी जो है फर्स्ट ऑपरेशन के अलावा दूसरे ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं। ये सारी चीजें जो है वो ये बताता है। तो इसके लिए एक आपका ट्रूथ टेबल है, क्योंकि ये जो QS नॉट है और ये QS1 है, ये दोनों एक साथ वर्क करते हैं। तो ऑब्वियसली अब एक साथ वर्क करते हैं, बाइनरी बात हो रही है, तो इसका एक ट्रूथ टेबल बनेगा 0011 में। तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि कैसे ट्रूथ टेबल में इन दोनों की वैल्यू क्या होगी तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी एक बता रही हूँ कि अगर दोनों की वैल्यू 0 होगी, मतलब कोई ऑपरेशन नहीं करना है, नो ऑपरेशन।
ठीक है। और अगर एक क्यू एस नॉट की वैल्यू 1 है और क्यू एस 1 की 0 है, इसका मतलब है कि जो हमारी क्यू है पूरी 6 बाइट की क्यू जो है वो खाली हो चुकी है, दिस इज एम्प्टी। ठीक है, तो ऐसे ही 4 ऑपरेशन होते हैं दैट आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। और उसके बाद है हमारा ये जो S0 से लेकर S2 और फिर ये ऊपर S3, S4, S5, S6 जो है ये स्टेटस सिग्नल है जो बताते हैं कि कौन सा ऑपरेशन चल रहा है। तो ऑपरेशन में भी मतलब कैसा कि क्या हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो इंटरप्ट हो गया है, क्या हमारा माइक्रो प्रोसेसर में रीड चल रहा है, राइट चल रहा है, हॉल्ट हो गया है, ऑपकोड फैच कर रहा है, मेमोरी रीड कर रहा है, मेमोरी में राइट कर रहा है, या क्या हो रहा है, पैसिव हो गया, कुछ नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो ये बताता है। तो इसके लिए हमारे ये जो S0 से लेकर S2 है, S0, S1, S2 3 बिट्स हमारी काम आएंगी, क्योंकि इसमें हमारे टोटल 8 ऑपरेशंस को वो बताएगा। एंड 3 बिट है, 3 लॉजिकल वैल्यूज हो सकती हैं इसमें 0 और 1 की, तो हमारे 2 टू द पावर 3 यानी टोटल हम 8 नंबर ऑफ ऑपरेशंस इसमें बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ कुछ चीजें हैं। लॉक है, फिर पिन नंबर 29 समझ में आ रहा है कि ये लॉक करने के लिए काम आएगा। और उसके बाद हमारी RQGT0 और RQGT1 है, तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, ऑलरेडी हमारा टाइम जो है वो काफी ज्यादा जा चुका है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो बचा हुआ हमारा पिन डायग्राम है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कि मेरा ईमेल एड्रेस है, सब कुछ आप लोगों के पास है, तो आप लोग मुझे कभी भी उसके लिए जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।